चलिए आज देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए, जब से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आने लगे हैं तब से जो है ऑब्जेक्टिव का वैल्यू बढ़ गया है। आप ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, मार्क्स नहीं आएगा। इसीलिए सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान दीजिए ताकि आपका बैलेंस बना रहे। आज जो है हम लोग देखेंगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं वह इस चैप्टर 1 का जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ये अपलोड कर दिया गया है। आप लोग चैनल पर जा करके आप लोग ये पार्ट 5 तक जो है देखिए, और ये जो है ये पार्ट 6 है। तो पार्ट 5 तक देखिए ताकि आप लोग को जो है पूरा सिलेबस कवर हो सके। मेरे कहने का मतलब ये था कि सिर्फ आप ये वीडियो देखिएगा तो आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाइएगा। एक वीडियो से क्या सिलेबस कवर होगा? 20 क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में, उससे आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। अगर पूरा सिलेबस कवर करना है चैप्टर 1 का, अगर पूरा क्वेश्चन देखना है पूरा चैप्टर से, तो आपको 6 वीडियो कम से कम देखना पड़ेगा। तो 5th पार्ट तक अपलोड हो चुका है और ये 6th पार्ट है। तो आप चैनल पर जाइए और देखिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक। तो देखिए, अवकारक गुण जो है H2SO4, O2, H2S, HNO3। अवकारक गुण जो है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी सही है। आप लोग टिक लगाएंगे ऑप्शन सी में। आप लोग कॉपी रखिए बगल में और सारा ऑब्जेक्टिव नोट करते जाइए ताकि आप लोग बार बार इसको रिवाइज कर सके। और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि 2-3 महीना में इतना तैयारी हो जाए आप लोग को कि आप लोग एग्जाम का क्या बन जाए, हीरो बन जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? अपघटित होना मतलब क्या? टूट जाना। सूर्य प्रकाश में रखिएगा, टूट जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे ही आप सूर्य प्रकाश में रखिएगा तो वह टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमीन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को आप सूर्य प्रकाश में रखिएगा क्या हो जाएगा? ये सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीकरण, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शरीर में जो भोजन जो पचता है ना, तो भोजन जो पचता है तो वह ग्लूकोज का फॉर्म लेता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्म ले लेता है। तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन जो पचता है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखिए, लेड नाइट्रेट को जो गर्म कीजिएगा ना तो ऑक्सीजन, NO2 और N2 और O2। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर NO2 मिलता है और O2 मिलता है। NO2 और O2, लेड नाइट्रेट को जैसे ही गर्म कीजिएगा तो आप लोग को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जी जैसे ही घर में बचता है तो हम लोग मिट्टी में उसको फेंक देते हैं, तो वह जो है धीरे धीरे अपघटित होकर के
कंपोस्ट में चेंज हो जाता है, जो हमारे मिट्टी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। मिट्टी के उपजाऊ शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो वह जो अभिक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। जैसे ही उर्वरा शक्ति को बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ा दिया उसका, तो जहां एनर्जी रिलीज होगा वह अभिक्रिया क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही है, Na2CO3 into 5H2O, Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 7H2O, Na2CO3 into 2H2O। देखिए सोडियम कार्बोनेट का सब फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा बोलते हैं। घर में जो कपड़ा धोते हैं ना, सर्फ एक्सल सेवरिल से, वही होता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, लेकिन वाटर की मात्रा जो होती है वह 10 होती है, 10 मॉलिक्यूल होती है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर जो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं वह 10 क्रिस्टल पाए जाते हैं, 10। Na2CO3 into 10H2O, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए सब एक ही तरह का ऑप्शन लग रहा होगा, लेकिन जिसको याद रहेगा वही ना सही सही टिक लगाएगा, जिसको याद नहीं रहेगा किसी में टिक लगा देगा। तो Na2CO3 into 10H2O सही है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH होता है, इसको कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं। जब जिंक से Zn से अभिक्रिया कराएगा तो देखिए Na2ZnO plus H2 बनाएगा, नहीं बनाएगा। Na2ZnO2 plus H2 बनाएगा, नहीं बनाएगा। NaOZn2 नहीं बनाएगा। Na2ZnO2 plus H2O, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट है, ये बना लेगा। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करेगा Na2ZnO2 plus H2 बना लेगा। तो ये जो है क्वेश्चन सब जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोग जो है इसको याद रखेंगे ताकि एग्जाम में एक नंबर भी आप लोग का न कटे। देखिए आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सही से पढ़ना होगा और सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना होगा। आप लोग छोड़ छाड़ के पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आधा सिलेबस कवर हुआ, आधा कवर ही नहीं हुआ। और अच्छा स्कोर करने के लिए, जैसे मोर देन 75% मार्क्स लाने के लिए, 80% मार्क्स लाने के लिए आपको पूरा सिलेबस को कवर करना होगा, और पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए आपको पूरा चैप्टर को पढ़ना होगा। तो सिर्फ इस वीडियो से आपको काम नहीं चलेगा। अगर आपको 50 ऑब्जेक्टिव में 50 को सही करना है तो एक चैप्टर पर जितने भी वीडियो बने हैं, जैसे कि ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उस पर 6 वीडियो बने हैं ऑब्जेक्टिव का, तो आप 6 वीडियो को देखिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना छूटे। अगर आप एक भी वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर कोई ठीक नहीं है, आपका क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो ऐसा ना हो एग्जाम में कि आप लोग का क्वेश्चन छूटे, इसके लिए ये 6 का 6 वीडियो देखिए। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। देखिए जांच प्रणाली है, लेबोरेटरी सब में होता है, साइंस लैब में होता है। साइंस लैब में क्या होता है कि प्रणाली रहता है, उसमें जो है लोहे की कील को डुबाया गया, लोहा का कील को डुबा दिया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, मतलब जिस विलयन में लोहा को डुबाया था उसका कलर चेंज हो गया है, उस विलयन का कलर चेंज हो गया है। तो लोहा को आप किसमें डुबाए होंगे, कौन से विलयन में? उस प्रणाली में जो सॉल्यूशन होगा वह किस चीज का होगा, मतलब विलयन जो होगा
वह किस चीज का होगा कि आप लोहा को डुबाए और उसका रंगे चेंज हो गया। तो ZnSO4 CuSO4 FeSO4 Al2SO4 का होल 3। तो देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा उसमें। कॉपर सल्फेट में जैसे ही लोहा को डुबाइएगा तो क्या होगा, लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। लोहा जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और लोहा कॉपर को हटा देगा तो क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बाहर फेंक देगा। तो कलर जो चेंज हो गया सॉल्यूशन का, विलियन का, किसके कारण, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें लोहा को डुबाए तो विलियन का रंग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो याद रखेंगे लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, विकृत, गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। देखिए लोहा पे जो जंग लगता है ना उस अभिक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, जंग लगना। किसी भी लोहे पर जंग लगना, ग्रिल सबको छोड़ दीजिए कुछ दिन, पेंट नहीं करवाइए उस पर, देखिएगा जंग लग जाएगा। वह जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, वह संक्षारण कहलाता है। चिप्स कुरकुरे तो देखे ही होंगे, खाए भी होंगे, देखेंगे उसमें हवा भरा रहता है। तो वह हवा कौन सा हवा रहता है, वह गैस भरा रहता है उसमें। वह गैस कौन सा गैस भरा रहता है, चिप्स के थैला में। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी होती है। देखिए चिप्स जो होता है, कुरकुरे जो होता है वह मसवाए नहीं। जैसे मुरही को आप छोड़ दीजिए घर में 2-4 दिन खुला तो मसवा जाएगा, तो उसी तरह से चिप्स अगर मसवा जाएगा तो कोई जाएगा खरीदने के लिए, क्या आप ही जाइएगा खरीदने के लिए, नहीं जाइएगा। तो चिप्स में नाइट्रोजन गैस, चिप्स का जो थैला जो खुला रहता है पूरा, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। नाइट्रोजन उसमें जो भरे होते हैं वह जो है ऑक्सीजन को नहीं आने देते हैं, ऑक्सीजन के साथ चिप्स को संयोग नहीं होने देते हैं, वह एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो चिप्स के थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। नाइट्रोजन याद रखेंगे, चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस रहते हैं। नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं। देखिए आप लोहा को छोड़ दीजिएगा ना वायु में तो उस पर जंग लग जाता है, जंग। उस जंग को क्या कहते हैं, जंग को अपचयन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं या अपघटन कहते हैं। अरे संक्षारण ना कहेंगे, जंग लगना क्या होगा, संक्षारण होगा। अभी तुरंत बताए हैं किसी भी लोहा पर जंग लगना वह क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए दूध से दही जब बन जाएगा ना तो फिर से आप दही से दूध में नहीं बदल सकते हैं उसको। दूध से अगर एक बार दही बन जाएगा तो फिर दही से आप उसको दूध नहीं बना सकते हैं। तो जब नया सब्सटेंस का, नए पदार्थ का निर्माण हो तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो तब भौतिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दूध से दही बनना, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। देखिए मैग्नीशियम फीता को जैसे ही जलाइएगा ना तो लौ जो होगा पीली, नीली, चमकीला, उजला, लाल, चमकीला उजला लौ से जलेगा। वह मैग्नीशियम फीता जो है मार्केट में मिलता है, उसको जैसे ही जलाइएगा तो उसका जो लौ होगा, लौ वह चमकीला उजला होगा, चमकीला उजला। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए भौतिक परिवर्तन समझिए पहले। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझ लीजिएगा ना तो फिर इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग तुरंत जवाब दे दीजिएगा। देखिए भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। मतलब फिर से आप उसको, अगर कुछ चेंजिंग हो भी गया तो फिर से आप ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन जस्ट उल्टा होता है। एक बार अगर वह चेंज हो गया,
बदल गया दूसरे पदार्थ में, तो फिर से आप उसको चेंज करके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे कि आप भोजन का पचना, अगर पेट में भोजन पच जाता है तो फिर से आप भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। आम का पकना, आम जब पक जाता है तो फिर से आप कच्चा आम बना सकते हैं? उसको नहीं बना सकते हैं। तो यह है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। जैसे दूध से दही बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन लकड़ी को काटना वह भौतिक परिवर्तन है। कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ कट रहा है, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। तो लकड़ी का कटना जो होगा वह भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन लकड़ी का जलना, जैसे ही जलता है तो कोयला बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, नए नए पदार्थ का निर्माण होने लगता है, तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ गए होंगे। जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब नए पदार्थ का निर्माण होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जब नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में कागज का फाड़ना, कागज को फाड़ दीजिए आप, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है, खाली फट रहा है, तो वह भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि जल से बर्फ बनना, पानी से बर्फ बनता है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। बर्फ बन गया, फिर बर्फ से पानी बन जाएगा वो, तो फिर से आप ओरिजिनल फॉर्म में ले आए ना। पानी था, बर्फ बना, फिर बर्फ को मेल्ट कर दीजिए, पानी बन जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होगा। जब एक बार बदल गया तो बदल गया, फिर से हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। और दूसरी बात है क्या कि इस टॉपिक से जो है बोर्ड में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन डाले ही जाते हैं। तो समझिए, आम का पकना कौन सी अभिक्रिया? आप लोग तुरंत बोल दीजिएगा, बोलिए कौन सा अभिक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आम जब पक जाएगा तो फिर से आप उसको आम नहीं बना सकते, कच्चा आम, तो परिवर्तन हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया में टिक लगा दीजिए। फिर भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? भोजन जब पच जाएगा तो फिर से भोजन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो भौतिक, रासायनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। अरे रासायनिक अभिक्रिया है भोजन का पचना। भोजन जब पच जाएगा तो फिर आप उसको भोजन नहीं बना सकते हैं। लकड़ी का जलना, अभी तुरंत बताए थे, लकड़ी जल रहा है, लकड़ी काट रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन, लकड़ी जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लकड़ी का कटना कौन सा परिवर्तन है। तो आप लोग सोच रहे हैं कट रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। अरे कटिए रहा है, लेकिन और कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। जब नए पदार्थ का निर्माण होगा तब कहेंगे रासायनिक परिवर्तन हुआ है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, देखिए जल से बर्फ बनेगा, बर्फ से फिर जल बना लेंगे, तो यह भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है? देखिए मोमबत्ती जब पिघलते रहता है तो वह भौतिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती आप जलाइए माचिस से, जब वह जल रहा है तो वहां जो है रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती जलाते हैं तो पिघलते भी रहता है, देखते होइएगा मोम पिघल के नीचे गिरते रहता है। तो जो पिघल रहा है वह भौतिक अभिक्रिया है। मतलब मोमबत्ती जब जलते रहता है तो वहां दोनों अभिक्रिया देखने को मिलता है, भौतिक भी और रासायनिक भी। लेकिन यहां लिख दिया है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है? तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है? देखिए मोमबत्ती जब जल रहा है,
तो रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे मोमबत्ती का जलना जो है किसी किसी बुक में जो है दोनों दिया रहता है, क्योंकि जब जलते रहता है तो दोनों परिवर्तन होते रहता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते रहता है। तो आप ऑप्शन सी में भी टिक लगा सकते हैं दोनों, क्योंकि मोमबत्ती जब जलते रहता है तो पिघलते भी रहता है, मोम नीचे की तरफ गिरते रहता है, तो वहां भौतिक परिवर्तन, और जलते रहता है, लौ निकलते रहता है, देखते होंगे, तो वहां रासायनिक परिवर्तन। तो दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है मोमबत्ती जब जलते रहता है। तो दोनों में आप लोग टिक लगा लीजिएगा, छोड़ दीजिए इसको रासायनिक। और किसी किसी बुक में जो है रासायनिक भी दिया रहता है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। जैसे कि दोनों दिया हुआ है तो दोनों में टिक लगा दीजिएगा। अगर ऑप्शन में भौतिक, रासायनिक और 2-3 दे दिया है, रासायनिक दिया हो तो रासायनिक में टिक लगाइएगा। लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? देखिए, लोहे में जब जंग लगता है ना तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे लोहा है, आयरन और ऑक्सीजन से संयोग कर जाएगा तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो कहिए रासायनिक अभिक्रिया है। तो चैप्टर 1 का मल्टीपल चॉइस आज कंप्लीट होता है। हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए, ताकि आप लोग को नए नए वीडियोस मिलते रहे। और इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 देखना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब उस वीडियो में डाला गया है। आप लोग उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग का पूरा सिलेबस कवर हो सके।